हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल माय हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आपको बूढ़ी पृथ्वी का दुख मैंने कविता को पढ़ा दिया है और मैं उसी चैप्टर से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता को निर्मला पुतुल ने लिखा है। प्रश्न नंबर 1 है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की रचयिता कौन है? तो आपको अभी मैंने बताया निर्मला पुतुल ने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो गया सी, निर्मला पुतुल। प्रश्न नंबर 2 है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता किसका चित्रण करती है? ए है प्रकृति की सुंदरता का, बी है पर्यावरण संकट का, और सी है वृक्षारोपण का, और डी है मनुष्य के बुढ़ापा का। तो ये बी इसका सही आंसर है, पर्यावरण के संकट का यह चित्रण करती है। तो प्रश्न नंबर 3 है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में किनका चित्रण मनुष्य के रूप में किया गया? ए है पेड़ और नदी, बी है पहाड़ और हवा, सी है पृथ्वी, डी है उपरोक्त सभी। तो पेड़ के बारे में भी उसमें चित्रण किया गया है, नदी का भी चित्रण है, पहाड़ और हवा का भी, और पृथ्वी का है, तो उपरोक्त सभी, डी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रकृति का मानव के रूप में चित्रण क्या कहलाता है? ए है प्राकृतिक, बी है अप्राकृतिक, सी है मानवीकरण, और डी है अमानवीकरण। तो बच्चों, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय ही आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने कहा था कि मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। हर पेड़ को, हवा को, नदी को और पहाड़ को मनुष्य की तरह बना करके उसको प्रदर्शित किया गया है। इसका सी आंसर सही है उत्तर। प्रश्न नंबर 5 है, मानवीकरण का क्या अर्थ है? ए है जो मानव नहीं उसे मानव के रूप में कल्पित करना, बी है दूसरों के सुख दुख को अपना मानना, सी है पेड़ पहाड़ नदी आदि के प्रति चिंता व्यक्त करना, और डी है सच्चा मनुष्य बनने की प्रक्रिया। तो ए आंसर सही है उत्तर इसका। जो मानव नहीं उसे मानव के रूप में कल्पित करना, कल्पित यानी कल्पना करना। आपको एक कल्पना करना है कि पेड़ की जगह मनुष्य है, और जब पेड़ की जगह मनुष्य गया तो उसको क्या क्या कष्ट हो सकते हैं, अगर उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाई जाए तो उसको कितनी तकलीफ होगी। ये कल्पना है, ए नंबर सही है। प्रश्न नंबर 6 है, क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कवित्री यह सवाल किससे पूछ रही हैं? ए है पेड़ों से, बी है मनुष्यों से, सी है नदियों से, और डी है मवेशियों से। तो यह कवित्री मनुष्यों से पूछ रही हैं, तो यहाँ पर भी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 7, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के दूसरे अंश में किसके दुख को व्यक्त किया गया? ए है पेड़ों को, बी है मनुष्यों को, सी है नदियों को, और डी है पहाड़ों को। तो दूसरे अंश में बच्चों नदियों का चित्र आपने देखा था, तो सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 8 है, सुना है कभी रात के अंधेरे में मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियां, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा? ए है कवित्री ने नदी को रोना सुना है, बी है वे नदी के साथ खुद भी रोती हैं, सी है वे मनुष्य को नदी की पीड़ा का बोध कराना चाहती हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, वे मनुष्य को नदी की पीड़ा का बोध यानी ज्ञान कराना चाहती हैं कि आप ये महसूस कीजिए कि हम नदियों को इतना गंदा कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है। प्रश्न नंबर 9 है, पर्यावरण का क्या अर्थ है? ए है मनुष्य के लिए अनिवार्य आसपास की प्राकृतिक स्थिति, बी है प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, सी है वृक्षों, नदियों, पहाड़ों को मनुष्यों के रूप में चित्रित करना, और डी है प्रकृति को सूक्ष्मता के साथ देखने की क्षमता। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ए, मनुष्य के लिए अनिवार्य आसपास की प्राकृतिक स्थिति जो है, जो हमारे चारों तरफ से जिससे हम घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों के हिलने से क्या अभिप्राय है? ए है खुशी से झूम उठना, बी है तूफान से कांपना, सी है रक्षा की गुहार लगाना, और डी है हाथ से थिरकना। सही उत्तर है सी, रक्षा की गुहार लगाना। प्रश्न नंबर 11, हृदय विदारक का अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? ए है सीने पर पहाड़ रखा होना, बी है छाती पर सांप लूटना, सी है दिल दहलना, और डी है कलेजे पर पत्थर रखना। इसका सही उत्तर है दिल दहलना। प्रश्न नंबर 12, खून की उल्टियां करते अपने घर के पिछवाड़े पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती हैं? ए है चंद लोगों के विकास की यातना झेलने वाले वर्ग की पीड़ा का संकेत करती हैं, बी है घर के पिछले भागों को साफ सुथरा रखने का आग्रह करती हैं, सी है प्रकृति व मनुष्य की विजय का उद्घोष करती हैं, और डी है ए और सी दोनों। तो ये ए और डी सही उत्तर होगा बच्चों, यहाँ पर ए और सी दोनों है। प्रश्न नंबर 13 है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? ए है मानवीकरण, बी है प्रश्न शैली,
सी है दृश्यात्मकता और डी है ओजस्विता। तो इसमें ओजस्विता नहीं है बच्चों। बाकी मानवीकरण, प्रश्न शैली, प्रश्न पूछते हैं जो कवित्री हैं वो हम मनुष्यों से प्रश्न पूछती हैं। दृश्यात्मकता जो हमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है वो सब कुछ हमें दिखता है। बस डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ओजस्विता नहीं दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 14 से देखते हैं। 14 नंबर का है कि धमस। धमस का अर्थ क्या होता है? ए है चुपचाप विचारों में खोई स्तब्ध, बी है समाधि। देखिए यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है कि प्रश्न नंबर देख लेते हैं 14 से 17। नीचे दिए गए शब्दों का उनके अर्थ के साथ मिलान करो कीजिए। तो आपको 14, 15, 16, 17 ऐसे 4 प्रश्न मिलेंगे जिन प्रश्नों को आपको ABCD तक करके लिखा रहेगा। उसको आप उससे उत्तर को मिलान करना। जैसे धमस का अर्थ होता है बच्चों चोट करना, तो यहाँ पर बी से हम मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर चोट, आघात, किसी आघात की गूंज। अब 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तर हो सकता है अगले पेज पर मिले हमें। समाधि, तो यहाँ पर चुपचाप विचारों में खोई स्तब्ध, ये नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समाधि का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर 16, 17, 17 नंबर का डी देखते हैं, ध्यान की मुद्रा। समाधि का अर्थ हो गया ध्यान की मुद्रा। और गुमसुम 16 नंबर है गुमसुम। गुमसुम का अर्थ होता है जो हमने पहले पढ़ा था। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, ये लास्ट में देखिए, चुपचाप विचारों में खोई स्तब्ध। गुमसुम का अर्थ होता है चुपचाप। अगला देखते हैं बच्चों। देखिए अर्घ्य बचा है। अर्घ्य का मतलब होता है, सी उत्तर सही है, जल या दूध आदि देवता को अर्पित करना। यहाँ देखिए ये हो गया, आपको सही गलत का निशान लगाना है। जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। 18 नंबर है, हमें जल का उपयोग करते हुए भावी पीढ़ी का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 19 है, कवित्री ने विकास के लिए पहाड़ों को विस्फोट से उड़ाना मनुष्य की मजबूरी बताया है। ये गलत है कि हम विकास के नाम पे विनाश करते जा रहे हैं। तो ये कवित्री ने ये ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए ये गलत है। प्रश्न नंबर 20 है, पहाड़ पृथ्वी की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए इन्हें भूधर भी कहते हैं। सही उत्तर है भूधर, भूमि को धारण करने वाला अर्थात भूधर। तो ये सही उत्तर है 20 नंबर का। इसको यहाँ पर बॉक्स जो बना हुआ है इसमें ब्रैकेट में सही का निशान। और 21 नंबर है, व्यक्तिगत स्वार्थ प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, यहाँ पर भी सही का निशान। प्रश्न नंबर 22, नदियां मुंह ढाँप कर रोती हैं का अर्थ है उनकी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा। ये भी बिल्कुल सही है। रोना एक प्रतीकात्मक है, लेकिन जो उनके अंदर जो प्रदूषण फैल रहा है, जो गंदगी फैल रही है, उसका निदान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ये सही है। प्रश्न नंबर 23 है, नदियां मुंह ढाँप कर रोती हैं में मानवीकरण है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नदियों को मनुष्य की तरह प्रदर्शित किया गया है, मनुष्य की तरह कल्पना करके बताया गया है कि नदी को आप मनुष्य की जगह, नदी की जगह पर मनुष्य को रख के एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये भी सही है। प्रश्न नंबर 24 है, प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना उपयोग हमारा अधिकार है। उपयोग तो हमारा अधिकार है, पर हम उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं, ये गलत है। इसलिए बच्चों ये 24 का गलत हो गया उत्तर। यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, गलत का चिन्ह। प्रश्न नंबर 25, सोचा है कभी उस घाट मवेशियों। तो यहाँ पर प्रश्न के द्वारा कवित्री घाट की सराहना करना चाहती हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो कवित्री हैं वो ये कहती हैं कि यहाँ पर कितने लोग कितनी तरह का प्रयोग करते हैं, और सराहना नहीं बल्कि वो उस व्यवस्था को, दुर्व्यवस्था को दिखाने का प्रयास कर रही हैं। चलिए बच्चों ये सब अब ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की रचयिता कौन है? तो निर्मला पुतुल है। प्रकृति का मानव के रूप में चित्रण क्या कहलाता है? प्रकृति का मानव के रूप में चित्रण मानवीकरण कहलाता है, जो कि अभी आपने सुना प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री ने पेड़ के अंगों में किसकी कल्पना की है? कवित्री ने पेड़ के अंगों में मानव के अंगों की कल्पना की है, मतलब उनको मनुष्य की तरह पेश किया है। प्रश्न नंबर 4 है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री किससे सवाल पूछ रही है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री मनुष्यों से सवाल पूछ रही है। प्रश्न नंबर 5, पहाड़ का सीना क्यों दहलता है? बड़े बड़े इमारत और सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों में जो विस्फोट किया जाता है, इसी से पहाड़ का सीना दहलता है। प्रश्न नंबर 6 है, कवित्री को किसके आदमी होने पर संदेह है?
तो यहाँ पर देखिए कवित्री को संवेदनहीन के आदमी होने पर, मतलब मनुष्य के अंदर अगर मानवता है तब तो ठीक है, अगर वो संवेदनहीन हो गया फिर मानवता समाप्त हो गई, इस पर उनको संदेह है। प्रश्न नंबर 7वां है, बूढ़ी पृथ्वी के दुख का किस बात का दुख है? बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण का दुख है। बूढ़ी पृथ्वी को दुख है मनुष्य संवेदनहीन हो गया है, इसलिए उनको दुख है। प्रश्न नंबर 8 है कि हवा खून की उल्टियां क्यों कर रहा है? जिस प्रकार मनुष्य शुद्ध हवा ना मिल पाने के कारण फेफड़े के रोग से ग्रसित होता है और खून की उल्टियां करता है, इसी प्रकार वायु भी प्रदूषण के कारण खून की उल्टियां कर रहा है। एक प्रतीकात्मक है, ये एक मानवीकरण किया गया है कि हवा को खून की उल्टी हो रही तो आज हवा को हो रही, कल हमें भी होगी। हमको इसके लिए तैयार रहना है, नहीं तो प्रदूषण मुक्त करने के लिए पेड़ पौधों को लगाना होगा, हवा वायु प्रदूषण को दूर करना होगा। प्रश्न नंबर 9 है, नदियों के रोने का क्या तात्पर्य? नदियों के रोने से तात्पर्य है कि वह पीड़ित है, वह दुखी है, वह हमें जीवन देने के लिए जल देती हैं, लेकिन हम उसे ही प्रदूषित करते हैं और जल बर्बाद कर जल स्तर को कम कर देते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बूढ़ी पृथ्वी को क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? जिस प्रकार बुढ़ापे में मनुष्य के सारे अंग उसका साथ छोड़ देते हैं और शरीर जीर्ण शीर्ण रोगी हो जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी में भी पर्यावरण, नदी, पहाड़, हवा इत्यादि प्रदूषित और नष्ट हो रहे हैं, इसलिए पृथ्वी को बूढ़ी कहा गया है। अगला भी प्रश्न है बच्चों, देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन ला सकती है? कविता में की गई कल्पना हमें दूसरों के दुख से जोड़ती है, हमें दूसरों से समानुभूति, सहानुभूति रखना सिखाती है और अधिक संवेदनशील बना सकती है। यह कविता हमें प्रकृति के दुख से जोड़कर अधिक सजग और उदार मनुष्य बना सकती है। प्रश्न नंबर 2, पहाड़ को क्या दुख है? पहाड़ को इस बात का दुख है, पहाड़ को इस बात का दुख है कि उसमें डायनामाइट लगाकर विस्फोट किया जाता है। इस विस्फोट से टूटकर छिटक कर वह दूर जा गिरता है, फिर हथौड़े से तोड़कर पत्थर, सीमेंट आदि बनाने का काम किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहाड़ टूटकर छत बिछत हो जाता है। उपयुक्त मिलान कीजिए। सुनना, देखना, महसूस करना, बतियाना। देखिए बूढ़ी पृथ्वी का यहाँ पर देखिए, सुनना पहाड़ का सीना दहलना, देखना नदियों का मुंह ढाँप कर रोना और महसूस करना हवा का खून की उल्टियां करना और बतियाना बूढ़ी पृथ्वी का दुख। पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें? बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ? क्या होती हैं तुम्हारे भीतर धमस? काट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता किस बारे में है? इस कविता के सभी अंशों में पर्यावरण के दुखों के बारे में वर्णन किया जा रहा है। पूरी कविता इंसानों के लिए प्रश्न के रूप में रखी गई है। कवित्री ने पेड़ों के बारे में क्या बताया है? कवित्री ने पेड़ों के बारे में कहा है कि पेड़ भी डरा हुआ होता है, वह भी चीखता चिल्लाता है और बचाव के लिए लोगों को पुकारता है। कवित्री पेड़ों के लिए किनसे सवाल कर रही है? कवित्री पेड़ों के लिए सभ्य समाज से सवाल कर रही है, उन लोगों से जो अपने उपयोग के लिए पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। कवित्री ने पेड़ों के लिए मनुष्य से क्या कहा है? कवित्री ने पेड़ों के लिए मनुष्य से यह कहा है कि वह अपना स्वार्थ छोड़कर चीखते हुए पेड़ों का दुख महसूस करे और उन्हें बचाएं। पेड़ों की टहनियों को उन्होंने बचाव के लिए पुकारते हाथ के रूप में देखा है। निम्नलिखित निर्देश है, पद्यांश को पढ़कर सभी दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाँप किस कदर रोती हैं नदियां? इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी उस घाट? पी रहा होगा कोई प्यासा पानी या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी अर्घ, चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के दूसरे अंश में कवित्री किससे दुख के बारे में और क्या बता रही हैं? कवित्री कविता के दूसरे अंश में नदी के दुख के बारे में बता रही हैं, जो नदी जल के रूप में हमें जीवन देती है और हम उसे ही प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे कारखाना का गंदा पानी नदी में गिराना,
कूड़ा भी नदी में डालना, धर्म और श्रद्धा के नाम पर कई चीजें प्रवाहित करना, प्रतिबंधित होने पर भी साबुन से नदी में स्नान करना आदि, इन्हीं के कारणों से नदी दुखी है। कवित्री ने मनुष्य के नदी के दुख के बारे में क्या पूछा? मनुष्य से नदी के दुख के बारे में क्या पूछा है? कवित्री दुखी नदी के बारे में मनुष्य से पूछती हैं कि क्या कभी तुमने नदी के रोने की आवाज सुनी है? कवित्री कल्पना कर रही हैं और इस रुदन को महसूस कर रही हैं। जैसे मनुष्य दुख में सिसकता है, वैसे ही नदी घटते जलस्तर और प्रदूषण की वजह से रो रही है। हमें नदी को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें नदी को साफ करने के लिए उसे स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कूड़ा कचरा इत्यादि न गिराएं, साबुन से नदी में स्नान न करें, मवेशियों को न धोएं। बच्चों, इस पाठ को अब यहीं समाप्त करते हैं। सारा प्रश्न उत्तर लगभग हो चुका है और अधिक प्रश्नों के लिए टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद। और आगे पढ़ते रहिए बच्चों, क्योंकि मैं हर दिन हर चैप्टर भी पढ़ा रही हूँ और वीडियो भी भेज रही हूँ, क्वेश्चन आंसर भी भेज रही हूँ। तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।